बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं हम। इस लेक्चर में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं केमिस्ट्री को आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेन कर सकूं और केमिस्ट्री को एक फ्रेंडली सब्जेक्ट के तौर पे पेश करना चाहता हूं कि हमारे जो दोस्त, जो बहन भाई इनको सुने, वो अपने बुनियादी कंसेप्ट से आगाज़ करें और जिनको ये सब्जेक्ट बेस लेवल से ही मुश्किल लगता है उनके लिए थोड़ी आसानी हो सके। अल्लाह पाक मुझे इस कोशिश में कामयाब करे। आप लोगों की दुआओं और प्यार की ज़रूरत रहेगी। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना लेक्चर नंबर 1। बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। तो बुनियादें केमिस्ट्री की समझने के लिए थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है और हम देखते हैं कि ये चीज़ों का आगाज़ कहाँ से हुआ। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की या कीमिया की, तो आप देख सकते हैं कि केमिस्ट्री एक दिन में ईजाद नहीं हुई, या एक साल में या 10 साल में या 20 साल में अपना इर्तिकाई मरहला यानी अपनी एवोल्यूशन को कंप्लीट नहीं करती। इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। हिस्ट्री में अगर हम चलें तो पहली बार जब आग यानी फायर इग्नाइट हुआ, जली आग, तो इग्निशन शायद एक ऐसा प्रोसीजर था या ऐसा प्रोसेस था जो क्यूरियोसिटी क्रिएट की होगी जिसने। ह्यूमन की एक नेचर है, ह्यूमन साइकी है कि वो क्यूरियोसिटी रखता है चीज़ों के बारे में। मी, यू एंड एवरी ह्यूमन बीइंग वो अपनी सेंसेस यूज़ करता है, जैसे देखने की, सूंघने की, चखने की, फील करना वगैरह वगैरह। हम अपनी 6 सेंसेस की बात करते हैं या 5 बेसिक सेंसेस की बात करते हैं। आई एम नॉट गोइंग, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा। तो हम टिपिकली आ जाते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर जब ये आग लगी होगी पहली बार, तो डेफिनेटली किसी ने उसको टच किया होगा कि ये क्या चीज़ है। गोल्डन येलो कलर, ब्लूइश ग्रीन टाइप और इस तरह का रंग इसमें जल रहा है। और जब उसको उसने टच किया होगा, देखा होगा या उसको चखने की कोशिश की होगी, तो डेफिनेटली कुछ बर्निंग हुई होगी, जलन हुई होगी या कोई ऐसा प्रोसेस हुआ होगा उस टाइम पे। कुछ लोग इससे डर गए होंगे, कुछ लोग इसको ख़तरनाक चीज़ तसव्वुर करते होंगे, कुछ लोग मानते होंगे ये बड़ी अच्छी चीज़ है, हीट प्रोवाइड करती है। फॉरेस्ट फायर, आप जानते हैं कि आसमानी बिजली गिरने से जंगल में आग लग जाती है, बड़ी आग भी लगती है। तो ये वो पहला केमिकल रिएक्शन था एक्चुअली, फायर का जलना, जिसने ये क्यूरियोसिटी क्रिएट की कि देखा जाए ये क्यों होता है। इसके बाद हम ज़्यादा हिस्ट्री तो नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा अरिस्टोटल के बारे में डिस्कस करूं, तो अरिस्टोटल ने क्या कहा था। देखिए, ये सारे फिलोसफर्स थे और फिलोसफर्स ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ बातों के ऊपर अपने नज़रियात रखते हैं और वो अपने दिमाग से सोच के एक मफरूज़ा, एक हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। यहाँ मुझे गालिब का एक शेर याद आ गया, जहाँ पर उसका बड़ा मशहूर ज़माना शेर है, न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। तो ये क्या होता, क्या ना होता, तो ये क्यूरियोसिटी रहती है इंसान के दिमाग में। अरिस्टोटल ने 4 बुनियादी चीज़ें जो थीं वो पेश की। जैसे उसने कहा, अर्थ हमारी मिट्टी है, बाकी चीज़ें हैं। एयर हवा है। फायर एंड वाटर। तो अरिस्टोटल के नज़रियात में हमें ये चीज़ें मिलती हैं कि उसने इन बुनियादी चीज़ों को एलाबोरेट किया। उसने कहा कि हमारी
कुल जो दुनिया है या ज़मीन है वो इन चीज़ों से मिलकर बनी है। उनमें मिट्टी हो सकती है, अर्थ का मतलब हम वही लगा लेते हैं, एयर हवा है, आग है और पानी है। अब अगर हम चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ, तो केमिस्ट्री एक्चुअली अल्केमी, मैं इसको लिख सकता हूँ केमिस्ट्री को अल्केमी, ये इसका ओल्ड नेम है। और अल्केमी का मतलब क्या है? अल्केमी दरअसल अरबी का लफ्ज़ कीमिया से निकला है। अल्कीमिया ये वही लफ्ज़ है जिसको हम कह रहे हैं अल कीमिया। कीमियागरी को बड़ा माना जाता था। जैसे आप देख सकते हैं, पत्तों से दवाइयाँ बनाया करते थे, जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनती हैं, आज भी बनती हैं। मैं खुद एक नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट हूँ, तो मैं इस बात को बड़ी अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि ये अल्कीमिया या जो हम यूज़ करते हैं अल्केमिस्ट वर्ड, तो अल्कीमिया या अल्केमी जो है ये इसकी हिस्टोरिकल लफ्ज़ है केमिस्ट्री का, जहाँ से ये ड्राइव्ड है। एक्चुअली ये इसकी एटमोलॉजी है। तो ये पुराने साइंसदानों ने, क्योंकि साइंस की इब्तदा जो है वो बेशक अरबस्तान से यानी अरब से हुई, इर्तका फिर बढ़ते बढ़ते उन तक चली गई जो यूरोपियंस थे, और उन्होंने हमारी बुक्स को यानी मुसलमानों की कंट्रीब्यूशन को फर्दर कंटिन्यू किया, और आज वो बहुत आगे हैं। यही बात इकबाल ने भी लिखी थी, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। तो अल्केमिस्ट जो थे, अगर हम इनकी थोड़ी सी डिटेल में जाएं तो एक्चुअली वो करना क्या चाहते थे। देखें, एक चीज़ रही है कि अगर मैं बात करता हूँ तांबे की, कॉपर की, कॉपर 1000 रुपये किलो है। ज़्यादा हो सकता है मेरी ये फिगर गलत हो, लेकिन मैं एक सपोज करूँ कि तांबा 1000 रुपये किलो है, जबकि गोल्ड ये किलो करोड़ों में होगा। इसके 12 ग्राम यानी तकरीबन 1 तोला, वो तकरीबन 1,20,000 के पास है। तो क्या सोच थी अल्केमिस्ट की? जो कीमियागर थे उनकी सोच थी कि वो तांबे जैसी मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट कर लें, लेड को गोल्ड में कन्वर्ट कर लें, मरकरी को गोल्ड में कन्वर्ट कर लें। तो वो इन तजर्बात से गुजरते रहते थे और वो कोशिश करते थे कि किसी आम धात को गोल्ड या सिल्वर या किसी ऐसी चीज़ में कन्वर्ट करें जो ज़्यादा महंगी है। तो कहाँ 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम, 1000 पर किलोग्राम, और कहाँ 12 ग्राम, 1,20,000 का आज के दौर के हवाले से अगर देखा जाए। तो वो ऐसी मेटल जो सस्ती थी उनको महंगी मेटल्स में कन्वर्ट करना चाहते थे। आज साइंस जानती है कि ये न्यूक्लियर रिएक्शन से पॉसिबल है, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन उनकी इन कंट्रीब्यूशन ने या इन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा फैला दिया, और उनकी जो काम था उसको बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने बड़ी कंट्रीब्यूशन की साइंस के लिए। अब चलते हैं जो हमारा अरब वर्ल्ड से सबसे बड़ा साइंसदान यानी जाबिर बिन हयान। और साइंस हमेशा जाबिर बिन हयान की थैंकफुल है। जाबिर इब्न हयान, जाबिर बिन हयान जो है, मेरे पीछे मौसमी भी बेच रहा है, तो माजरत अगर किसी को मौसमी पसंद नहीं है तो, क्योंकि मैं सर्दियों में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगर किसी को मौसमी पसंद हो तो वो खाए जी। जाबिर बिन हयान जो था, ही वॉज एक्चुअली, ही इज स्टिल एक्चुअली नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री। हमें याद रखना है कि जाबिर बिन हयान केमिस्ट्री का फादर तस्वुर किया जाता है। इसने 22 से ज़्यादा बुक्स लिखी, मोर देन 22 बुक्स जो इनकी कंट्रीब्यूशन है। और एक्चुअली ये 22 बुक्स नहीं है, ये 3-3 सफ़हात की शायद एक किताब होगी, जिसमें से जिस तरह बुक ऑफ 70, बुक ऑफ 5, बुक ऑफ 6,
बुक ऑफ 112, इनके आप देखेंगे विकीपीडिया पे तो बेशुमार इसका नॉलेज आपको मिल जाएगा, ये बुक्स में मिल जाएंगी। इन बुक्स में जाबिर बिन हयान ने एक्सप्लेन क्या किया। जाबिर बिन हयान ने इन बुक्स में बड़े अच्छे तरीके से जो कंट्रीब्यूशंस की उनमें बैलेंस, यानी हम कह सकते हैं कि थ्योरी ऑफ बैलेंस, कि बैलेंसिंग क्या चीज़ है, नॉट इन केमिस्ट्री मीन्स ये केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग के बारे में बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ कि आपने कितने वेट में कितनी अमाउंट में किसको ऐड करना है। जैसे हम बात करते हैं एक्वारीजिया की, अब जो लोग केमिस्ट्री नहीं जानते उनके हवाले से ये बता रहा हूँ कि इसमें नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एक रेशो है 1:3 की। तो आपके पास ये एक पूरे का पूरा जो बैलेंस करना है, जो इनकी रेशो एडजस्ट करना है, दैट वाज एक्चुअली द कंट्रीब्यूशन ऑफ जाबिर बिन हयान। और अगर आप देखेंगे तो बड़े मशहूर एसिड, यानी सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड भी जाबिर बिन हयान ने बनाया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी जाबिर बिन हयान ने बनाया, नाइट्रिक एसिड भी जाबिर बिन हयान ने बनाया। यानी बहुत ज़्यादा जो यूज़फुल एसिड हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड से ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया गया फर्दर मेटल्स क्या आप समझ लें ऑर्स के साथ ट्रीट करके। यहाँ अगर मैं इसको करेक्टली बोलूँ तो सॉल्ट्स जो निकलते हैं ज़मीन से, जैसे सोडियम क्लोराइड है, अगर उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया जाए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। सोडियम नाइट्रेट में अगर H2SO4 डाल दें तो नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। तो ये बनाने के लिए उसने बहुत कंट्रीब्यूशन किया, इसीलिए तो उसको साइंस कहा जाता है, फादर ऑफ साइंस कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। इसके अलावा इसने सल्फर मर्करी थ्योरी ऑफ मेटल्स भी दी थी, बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन रही इसकी, जिसमें यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के बारे में जिक्र किया गया, ऑर्गेनिक डाइस के बारे में जिक्र किया गया। ओके, हम यहाँ भी डिस्कस कर रहे थे बैलेंस के हवाले से। तो ये एक्वारीजिया, और ये जो एक्वारीजिया है ये एक्चुअली यूज़ होता है ऐसी मेटल्स को डिज़ोल्व करने के लिए जो आसानी से किसी एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती। जैसे अगर आपने देखा हो गोल्ड है, आप गोल्ड को सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दें वो रिएक्शन नहीं करेगा, उबालते रहें सल्फ्यूरिक एसिड को, बहुत स्ट्रॉन्ग उबालें वो रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन गोल्ड को अगर एक फ़र्ज़ करें पत्थर ज़मुर्द में गोल्ड है या किसी पत्थर के अंदर गोल्ड पार्टिकल्स हैं, आपने उसको ज़मीन से एक्सट्रैक्ट करना है, किसी भी मेटल को निकालना है, एक्सट्रैक्शन करनी है, तो जाबिर बिन हयान के प्रिंसिपल बड़े काम आते हैं। एक्वारीजिया यूज़ होता है। हम देखना चाहते हैं कि प्लांट के अंदर यानी पत्तों के अंदर कौन सी मेटल मौजूद है, तो हम उसको भी डिज़ोल्व करते हैं एक्वारीजिया में, उसको निकालते हैं और उसके बाद फर्दर एनालिटिकल टेक्निक्स उस पर अप्लाई करते हैं उनकी डिटेक्शन के लिए, उनके क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। ओके, तो यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक एक सब्सटेंसेस इसने बताया। अगर मैं चलूँ मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ तो हमारे पास रॉबर्ट बॉयल, इसको फाउंडर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। ही इज़ अ ग्रेट मैन, ये इसकी कंट्रीब्यूशन बड़ी ग्रेट है। और रॉबर्ट बॉयल ने जिसके हम बॉयल्स लॉ भी पढ़ते हैं, तो रॉबर्ट बॉयल ने जो काम किया, इसने एक बुक लिखी और उस बुक का नाम है जी स्पेक्टिकल केमिस्ट। स्पेक्टिकल केमिस्ट, काई मिस्ट एक्चुअली। तो ये बुक इसकी बड़ी इम्पोर्टेंट बुक थी। इसके अंदर इसने जो चीज़ें डिस्कस की वो क्या थी, इसने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कस की एंड दैट वाज द फर्स्ट थिंग। इसने कहा कि जो मैटर है, कोई भी मैटर, वो छोटे छोटे जो जिन पार्टिकल से बना है, यानी जो क्लस्टर है उसका, वो क्लस्टर एक्चुअली किसी मोशन में है, यानी वो घूम रहा है, हरकत में है। मैटर इज मेड अप ऑफ दैट क्लस्टर विच इज़ इन मोशन। एक इसने ये बात की। और दूसरी चीज़ जो इसने की रॉबर्ट बॉयल ने, वो ये थी कि हर फिनोमिना, एवरी फिनोमिना, कोई भी चीज़ जो हो रही है, जैसे कोई रिएक्शन हो रहा है,
तो कोई भी फिनोमिनन जो है वो कोलेजन्स की वजह से हो रहा है। कोई रिएक्शन हो रहा है, कोई चीज़ हो रही है, तो वो कोलेजन्स की वजह से हो रही है। पार्टिकल एक मोशन में मूव कर रहे हैं। तो इसको फाउंडर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है जी। और इसने जो अपनी बुक लिखी वो लंदन में पब्लिश हुई इन 1661। Science is thankful to Jabir bin Hayyan, all other scientists, including Robert Boyle. इन्होंने बड़ी कंट्रीब्यूशन की। ओके, तो ये कुछ हिस्ट्री थी। उसके अलावा हमारे पास केमिस्ट्री की जो बुनियादें अगर देखी जाएं तो आपके सामने है कि हम लोग केमिस्ट्री का यूज़ अगर डेली लाइफ में देखें तो केमिस्ट्री बेतहाशा फैली हुई है। हर चीज़ में केमिस्ट्री है। हमारी कंपोजिशन वो भी केमिस्ट्री है। हम किन से मिलके बने हैं? हम छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बने हैं। हम पानी पीते हैं तो पानी एक्चुअली एक केमिकल कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है और एक स्पेसिफिक रेशो में है। तो चलते 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 हम चले जाते हैं किसी भी मैटर के या किसी भी सब्सटेंस के सबसे छोटे पार्ट की तरफ। तो माना यह जाता है कि आपने एक लफ्ज़ सुना होगा रिएक्शन का। कौन सा सबसे छोटा पार्ट है जो रिएक्शन करता है? तो सबसे छोटा पार्ट जो रिएक्शन करता है उसको केमिस्ट्री में एटम कहा जाता है। एटम बहुत स्मॉल है। कितना छोटा है इसकी एक मिसाल लेते हैं। फर्ज करें कि मैंने एक पेंसिल से एक फुल स्टॉप लगाया। जो पेंसिल से मैंने एक फुल स्टॉप लगाया, इस फुल स्टॉप में एक छोटे से फुल स्टॉप में इमेजिन करें कितने पार्टिकल्स हैं। ओके, आप हैरान हो जाएंगे कि एक छोटे से पेंसिल के लगे फुल स्टॉप में अराउंड 2 मिलियन एटम्स मौजूद हैं, यानी कि 20 लाख एटम। अमेजिंग ना, कि एक छोटे से फुल स्टॉप में 2 मिलियन एटम है, 20 लाख एटम है। तो एक एटम का साइज कितना छोटा होगा आप इसको देख ही नहीं सकते, क्योंकि हम चीज़ों को देखते कैसे हैं। फर्ज करें ये एक बल्ब है और यहाँ एक बॉल पड़ा हुआ है। आप ऑब्जर्वर हैं और आप यहाँ खड़े हैं। तो आप कैसे चीज़ों को देख रहे हैं कि लाइट इस बल्ब से निकलेगी, वो इस बॉल से टकराएगी और आपकी आंख में वापस आएगी। आपकी आंख में टकराएगी, रिफ्लेक्ट होके आप उस चीज़ को देख सकते हैं। ये एक सिंपल सी थ्योरी है देखने की। लेकिन अगर मैं बात करूं एटम की, तो एटम बहुत छोटा है, बिल्कुल छोटा सा। और अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट की बात करूं तो वेवलेंथ ऑफ लाइट उसकी निस्बत बहुत बड़ी है। ये देखें, यानी आप समझ लें वेव का साइज बहुत बड़ा है। तो इतने बड़े साइज की वेव इतनी सी चीज़ के साथ नहीं टकरा सकती और वो आपकी आंख में नहीं आ सकती। इन शॉर्ट कि आप एटम को अपनी आंख से देख नहीं सकते। ओके, तो एटम को देखने के लिए क्या चीज़ें यूज़ की गई, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, उसका भी जिक्र करेंगे। तो एटम बहुत ज़्यादा छोटा है। अगर मैं जर्नल सी बात करूं कि एटम का वेट कितना है, एटम का वज़न कितना है, तो एटम बहुत छोटा है और इसका वज़न 10⁻⁻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 ⁻
10 रेज टू पावर -25 टू 10 रेज टू पावर -27 किलोग्राम तक इसका वेट होता है। तो एटम का वजन इतना छोटा है कि आप इसको मेजर नहीं कर सकते। यू आर नॉट एबल टू मेजर द वेट ऑफ एनी एटम। अगर मैं इसके रेडियस की बात करूं तो आपको हैरानी होगी कि इसका रेडियस कितना छोटा है। अगर आप देखेंगे तो इसका रेडियस अराउंड जो हमें बुक्स बताती हैं वो है 2 ऑंगस्टोन मीन्स 2 × 10 रेज टू पावर
10 मीटर्स और 0.2 नैनोमीटर। 0.2 नैनोमीटर का मतलब क्या है कि आप पॉइंट के बाद 9 बार ज़ीरो लगा के 2 लिखें, तो ये 0.2 नैनोमीटर इसका रेडियस है। बहुत छोटा है, आपने याद रखना है। इलेक्ट्रॉन को देखा जा सकता है एक्सरे माइक्रोस्कोप से। हमारी जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, आम जो हमारी हम यूज़ करते हैं लेबॉर्ट्रीज में, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, उसकी रेंज है जी 500 नैनोमीटर्स। 500 नैनोमीटर ये उसका लीस्ट काउंट है, यानी 500 नैनोमीटर से कम वैल्यू को ये माइक्रोस्कोप डिटेक्ट नहीं कर सकती। लेकिन एटम तो 2 नैनोमीटर 0.2 नैनोमीटर है, तो 500 नैनोमीटर तक, यानी आप ये देख लें कि आप 500 रुपया खर्च कर सकते हैं, या यूँ कह लें कि आपकी रेंज 500 है, आप 500 तक की लिमिट को सुन सकते हैं, आप लिमिट को देख सकते हैं, और आपने देखना है 2 नैनोमीटर को, तो वो तो आप लोगों के लिए पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ की गई। आप लोग अगर यूट्यूब या इधर उधर रिसर्च करेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मिलेगी, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एटम देखे जा सकते थे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है तकरीबन किसी चीज़ को 15 मिलियन टाइम्स बढ़ा सकती है, यानी किसी चीज़ के साइज़ को 15 मिलियन, अब 15 मिलियन को आप अंदाज़ा कर ले तो 1.5 करोड़ गुना किसी चीज़ को बढ़ा कर दिखा सकती है। तो हम एटम को देख सकते थे, या देख सकते हैं सॉरी, बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और ये 15 मिलियन टाइम्स किसी जो है चीज़ को बढ़ा के दिखा सकती है। ग्रेफाइट की रॉड्स अगर हम देखें, यानी ग्रेफाइट को जब एक्सटेंड किया गया यूं, ग्रेफाइट की अगर रॉड्स हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर समझ लें, आप समझ लें कि जैसे सलाखें पड़ी होती हैं, तो उसमें आपको स्ट्रक्चर में यूं एटम जो हैं वो नज़र आएंगे अरेंज हुए हुए। तो ये मॉडर्न एरा है, यहाँ पर लोग इस तरह नहीं, यहाँ पर साइंस ने तरक्की की और इस तरह की चीज़ें भी पॉसिबल हुई देखना। तो ये बुनियादी चीज़ें थी। एटम से ही हम कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।